20 दिसंबर 2022 की शाम साउथ कोरिया के पाजू शहर में चारों तरफ क्रिसमस की लाइट्स चमक रही थी। लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे और टैक्सी ड्राइवर अपनी रात की आखिरी सवारियां ले रहे थे। लेकिन एक बिल्कुल साधारण दिखने वाले अपार्टमेंट के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर एक राइड छोड़ने गया और वो उस अपार्टमेंट से बाहर आया ही नहीं। जब वो रात भर घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने तुरंत उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिन बाद जब पुलिस उसी मिसिंग टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते ढूंढते उस अपार्टमेंट तक पहुंची तो उन्हें लगा सब बहुत सीधा साधा होगा, थोड़ी पूछताछ और बात खत्म। लेकिन अंदर जो मिला वो किसी डरावने सपने जैसा था। साफ साफ दिख रहे कवर अप के निशान और एक संदिग्ध जो न घबराया हुआ था न परेशान, बस खतरनाक तरीके से शांत। उसका नाम था ली की यंग। लेकिन ये कहानी यहीं रुकती नहीं। जैसे जैसे डिटेक्टिव्स ने आगे इन्वेस्टिगेशन की, मामला और भी अजीब होता गया। एक एक्स गर्लफ्रेंड जो महीनों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, नदी के किनारे छुपे हुए राज और ऐसी कन्फेशंस जिन्हें सुनकर खुद ऑफिसर्स भी चुप रह गए। तो फिर अपार्टमेंट नंबर 32 में असल में हुआ क्या था? क्या ली सच में बस बदकिस्मत था या वो शुरू से ही एक खतरनाक सच छुपा रहा था? नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी सच्चे केसेस की क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे और भी गहरी कहानियां आप तक लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 2022 की शाम थी। उत्तरी सियोल में ठंड बढ़ चुकी थी। एक कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिंजी नाम की लड़की 4 लोगों की टेबल पर बैठी थी। उसके सामने मेन्यू रखा था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड ली की यंग से मिलवाने वाली थी। और ये पूरा प्लान ली ने खुद बनाया था। टेबल बुक करवाई, समय तय किया और मिंजी के पेरेंट्स को खुद इनवाइट किया। इससे मिंजी को लगा कि ली इस मुलाकात को लेकर उतना ही सीरियस है जितनी वो है। ली सामने शांत और आराम से बैठा था। ली की यंग 32 साल का, मिलिट्री बैकग्राउंड वाला, अच्छी एजुकेशन, अच्छे मैनर्स और एक ऐसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल परिवार से जिसके बारे में लोग अक्सर बातें करते थे। उसके दादा की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें ली रहता था, लेकिन ली खुद को कभी बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता था। वो जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसने एक कुत्ता और 3 बिल्ली गोद ले रखी थी और मिंजी के साथ उसका व्यवहार हमेशा अच्छा ही रहा। करीब 15 मिनट बाद जब मिंजी ने नजर उठाई तो उसने अपने माता पिता को रेस्टोरेंट में आते देखा। वो तुरंत खड़ी हो गई और उन्हें हाथ हिलाकर बुलाया। माता पिता टेबल पर आए, ली से मिले और फिर ली ने मेन्यू उठाया और बिना ज्यादा सोचे रेस्टोरेंट की सबसे महंगी ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर दे दिया। उसने ये सब बड़े आराम और कॉन्फिडेंस के साथ किया, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। कुछ देर बाद ली आराम से मिंजी के पापा से उनकी मिलिट्री सर्विस के बारे में बात कर रहा था और फिर वो मिंजी की माँ से बातें करने लगा और उन्हें अपने कुत्ते और 3 बिल्लियों की फोटो दिखाने लगा। और मिंजी वो बस पीछे बैठकर ये सब देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के चेहरों से साफ दिख रहा था कि उन्हें भी ली काफी पसंद आ रहा था। तो ये रात अब तक जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी चल रही थी। मिंजी, ली और मिंजी के पेरेंट्स करीब 2 घंटे तक उस रेस्टोरेंट में बैठे रहे, हंसते हुए, बातें करते हुए, ढेर सारी ड्रिंक्स लेते हुए और महंगा खाना खाते हुए। जब आखिर में मिंजी के पेरेंट्स उठकर जाने लगे तो वो ली को गले लगा रहे थे, उसकी पीठ थपथपा रहे थे और बोल रहे थे कि वो कितना अच्छा इंसान है। और ली भी उनके साथ वैसा ही गर्मजोशी से मिल रहा था। मतलब सच में सबका आपस में बहुत अच्छा मेल बैठ गया था। लेकिन पेरेंट्स के चले जाने के बाद मिंजी और ली भी रेस्टोरेंट से निकले और सड़क पार करके उस पार्किंग गैराज की तरफ चलने लगे जहां ली ने अपनी कार पार्क की थी। उसी वक्त मिंजी को महसूस हुआ कि ली काफी नशे में है। रेस्टोरेंट में उसे ये पता नहीं चला था, पर बाहर आते ही ली थोड़ा लड़खड़ाता हुआ सा लग रहा था। फिर भी मिंजी को इससे कोई गुस्सा नहीं आया। उल्टा वो तो बस यही देख रही थी कि वो उसके पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से बातचीत कर रहा था। एक बार भी पता नहीं चलने दिया कि वो नशे में है। लेकिन चाहे वो जितना भी इम्प्रेस्ड हो, मिंजी ये भी समझती थी कि ऐसी हालत में ली का कार चलाना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो जब दोनों ली की कार तक पहुंचे, मिंजी ने उसे धीरे से समझाया कि कार यहीं छोड़ देते हैं
और टैक्सी से घर चले जाते हैं, ये ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन मिंजी की ये बात सुनकर ली को लगा जैसे वो उसे ताना मार रही है कि वो ज्यादा ड्रंक है, और ये बात उसे बहुत बुरी लग गई क्योंकि उसके दिमाग में तो ये था कि उसने आज एक परफेक्ट डेट प्लान की, मिंजी के पेरेंट्स पर अच्छा इंप्रेशन डाला, और अब मिंजी उसे रोक टोक कर रही है। बस ली अचानक गुस्से में फट पड़ा। पार्किंग गैराज में दोनों के बीच जोर का झगड़ा होने लगा, चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पर गुस्सा निकालना, और आखिर में ली ने गुस्से में मिंजी से कह दिया कि उनका रिश्ता अब खत्म। ये बोलकर वो मुड़ा और अकेले ही सड़क पर जाकर टैक्सी रोकने चल पड़ा। ली के जाने के बाद मिंजी थोड़ी देर वहीं कार के पास खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। फिर जैसे होश में आई, उसने खुद भी एक टैक्सी रोकी और घर चली गई। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर रोती रही जब तक नींद नहीं आ गई। लेकिन मिंजी ज्यादा समय तक दुखी नहीं रही। अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठी, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक मिंजी के नाम से खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता था। मिंजी ने गुलदस्ता ली और देखा कि उसमें एक कार्ड लगा हुआ है। कार्ड खोला तो अंदर ली का मैसेज था। उसने लिखा था कि ये फूल उसके माफी मांगने का तरीका है। लिखा था कि पिछली रात हालात ठीक नहीं रहे, उसे इसका पछतावा है और वो चाहता है कि मिंजी उसी शाम उसके साथ डिनर करे। ये पढ़कर मिंजी को इतनी राहत मिली कि उसने तुरंत ली को फोन किया। उसने कहा कि वो उसे माफ करती है और जो भी हुआ वो सब पीछे छोड़ देते हैं। उसने ये भी कहा कि उसके पेरेंट्स को तो इस लड़ाई के बारे में कुछ पता भी नहीं, वो तो वैसे ही ली को बहुत पसंद करते हैं, तो बेहतर है कि वो दोनों इस बात को भूलकर अपना रिश्ता ऐसे ही जारी रखें। ये सुनकर ली ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि शायद मिंजी उसे वापस नहीं चाहेगी। लेकिन अब सब ठीक हो गया था। उसी रात दोनों एक फैंसी डिनर पर गए और ली ने उनके लिए एक महंगा होटल रूम भी बुक किया हुआ था। अगले कुछ दिनों तक उनका रिश्ता इसी तरह चलता रहा। ली मिंजी को शॉपिंग पर ले जाता, वो जो चाहे वो खरीद सकती थी। दोनों सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते और बेहतरीन होटल्स में रुकते। मिंजी को साफ लग रहा था कि ली अभी भी उस बड़ी लड़ाई की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मिंजी मन से उसे कब का माफ कर चुकी थी। कुछ दिन बाद मिंजी ने ली से कहा कि अब इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ली मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि क्रिसमस का समय है और मिंजी डिजर्व करती है कि उसे स्पेशल फील करवाया जाए। साउथ कोरिया में क्रिसमस परिवार वाला त्योहार नहीं माना जाता। वहां ज्यादातर कपल्स क्रिसमस पर बाहर फैंसी डेट्स पर जाते हैं, यही उनका सेलिब्रेट करने का तरीका है। जबकि वेस्टर्न देशों जैसे अमेरिका में ये पूरा त्योहार फैमिली के साथ बिताया जाता है। घर पर रहकर सुबह उठकर गिफ्ट्स खोलना, सैंटा क्लॉज वाली एक्साइटमेंट। तो फर्क साफ है, वेस्टर्न क्रिसमस फैमिली सेंट्रिक है और साउथ कोरिया में ये कपल सेंट्रिक, थोड़ा बहुत विंटर में आने वाला वैलेंटाइंस डे जैसा। क्रिसमस ईव पर ली ने मिंजी से कहा कि इस बार क्रिसमस के लिए उसने एक बहुत खास डिनर प्लान किया है, और उसने मिंजी से पूछा कि क्या वो क्रिसमस की सुबह उसके अपार्टमेंट आकर उसके कुत्ते और बिल्लियों को खाना खिला सकती है, क्योंकि ली उस समय बाहर क्रिसमस डिनर की तैयारी में बिजी होगा। मिंजी ने बिना सोचे हाँ कर दी। क्रिसमस डे को करीब 11 बजे मिंजी ली की बिल्डिंग में लिफ्ट से उतरकर उसके अपार्टमेंट की तरफ चलने लगी। उसके हाथ में ली के घर की चाबी थी, लेकिन जैसे जैसे मिंजी ली के दरवाजे के पास पहुंची, उसे एक बहुत तेज खुशबू आने लगी। ये गुलाबों जैसी महक थी। हालांकि वो वहां सिर्फ ली के कुत्ते और बिल्लियों को खाना देने आई थी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ली ने कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। ये सोचकर मिंजी काफी एक्साइटेड हो गई। दरवाजे के सामने पहुंचकर मिंजी ने चाबी लगाने से पहले ली को आवाज लगाई, उम्मीद करते हुए कि शायद वो अंदर ही होगा और इस सरप्राइज का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दरवाजे पर 2-3 बार नॉक किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिरकार मिंजी ने चाबी का इस्तेमाल किया, दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, पूरी तरह से ये उम्मीद करते हुए कि सामने कोई बहुत खूबसूरत सरप्राइज सजा हुआ मिलेगा। लेकिन अंदर जो उसने देखा वो समझ ही नहीं पाई। ली वहां था ही नहीं। कमरे में हर तरफ गुलाब फैले हुए थे, लेकिन ये सारे फ्रेश नहीं थे, ये कई दिन पुराने थे। बहुत सारे गुलाब मुरझा चुके थे और उनकी पंखुड़ियां गिर रही थीं। अपार्टमेंट के अंदर रखे हुए इन सारी पुरानी गुलाब की पंखुड़ियों का पानी भी काफी गंदा हो चुका था। कमरे के हर कोने, हर टेबल,
हर सतह पर गुलदस्ते रखे हुए थे और इन्हें देखते ही मिंजी को अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ये पूरा अंधेरा सा अपार्टमेंट जहां कोई इंसान नहीं था और चारों तरफ कई दिन पुराने मुरझाए फूल, ये सब बहुत ही डरावना लग रहा था। मिंजी ने बिना अंदर ज्यादा आगे बढ़े एक बार फिर जोर से ली को आवाज लगाई, उम्मीद में कि शायद वो कहीं कमरे में होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे साफ समझ आ गया कि वो यहाँ बिल्कुल अकेली है। इसीलिए उसने तुरंत ली को फोन मिलाया ताकि वो ये पूछ सके कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर ली ने फोन ही नहीं उठाया। तभी ली की तीनों बिल्लियां मिंजी के पैरों के पास घूमने लगी क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। उनके बाउल्स खाली थे, उन्होंने सारा खाना खा लिया था। मिंजी ने सोचा कि पहले इन्हें खाना खिला देती हूँ, लेकिन जैसे ही उसने बाउल्स देखे उसे याद आया कि ली ने ये बताया ही नहीं था कि बिल्ली का खाना कहाँ रखा है। वो किचन में गई और सारे कैबिनेट खोलकर देखने लगी, लेकिन कहीं खाना नहीं मिला। फिर वो किचन से बाहर निकलकर अपार्टमेंट के अंदर वाले छोटे गलियारे में गई। वहां उसे एक पतली सी अलमारी दिखी, वैसी अलमारी जिसमें आमतौर पर सफाई का सामान या वैक्यूम रखा जाता है। मिंजी ने नीचे झुककर अलमारी का हैंडल हाथ से खोलने की कोशिश की। हैंडल घूम तो रहा था, लेकिन दरवाजा किसी चीज में फंसा हुआ सा लगा, जैसे अंदर कुछ अटका हुआ हो। अब मिंजी इस अंधेरे घुटन भरे अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी, जहां हर जगह मुरझाए गुलाब बिखरे थे और उसे माहौल और ज्यादा अजीब लगने लगा। पर उसने सोचा कि वो बस बिल्लियों को खाना खिला देगी और फिर वहां से चली जाएगी। इसी सोच के साथ मिंजी ने अलमारी के हैंडल को दोनों हाथों से पूरी ताकत से खींचा। दरवाजा झटके से खुल गया। एक पल के लिए मिंजी बस अंदर देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रही है, और फिर वो जोर से चीख उठी। असल में मिंजी को अपने बॉयफ्रेंड ली के बारे में जितना भी लगता था कि वो जानती है, वो लगभग सब गलत था। 5 दिन पहले की बात है, जिस रात मिंजी और ली का पार्किंग गैराज में जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जहां मिंजी के पेरेंट्स से डिनर के बाद दोनों लड़ पड़े थे। उसके बाद ली ने ऐसा दिखाया जैसे वो गुस्से में अकेले टैक्सी पकड़कर घर जा रहा हो। लेकिन सच ये था कि मिंजी के चले जाने का इंतजार करने के बाद ली फिर से उसी जगह वापस आया जहां उसकी कार खड़ी थी। वो कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और घर की तरफ ड्राइव करने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी कार एक टैक्सी से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में न ली को चोट आई, न टैक्सी ड्राइवर को, और दोनों कारें भी अभी भी चलने लायक थीं। लेकिन ली की असली मुश्किल कुछ और थी। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का उसका बहुत पुराना, बहुत बड़ा इतिहास। 2013 में जब ली सेना में था, उसे ड्रंक ड्राइविंग के लिए मिलिट्री जेल भेजा गया था, और फिर बाहर आने के बाद 2018 और 2019 में उसे 2 बार और ड्रंक ड्राइविंग के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। तो भले ही यह एक्सीडेंट बहुत छोटा था, ली किसी भी हालत में पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर ऑफिशियल्स को पता लगा कि उसके खिलाफ पहले से इतने मामले हैं, तो इस बार मामला बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ली ने टैक्सी ड्राइवर को मनाया कि पुलिस को क्यों बुलाना, मैं डैमेज का पैसा सीधे दे देता हूं, बस इसे आपस में निपटा देते हैं। टैक्सी ड्राइवर मान गया, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे कैश में तुरंत पैसे चाहिए, कोई बाद में देने वाली बात नहीं चलेगी। ली ने कहा, ठीक है, तो मेरे अपार्टमेंट चलते हैं, वहीं पैसे दे दूंगा। लेकिन जब दोनों ली के अपार्टमेंट पहुंचे तो पैसा कितने देना है, इसी बात पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब ली बिल्कुल आपा खो बैठा और उसने 60 साल के टैक्सी ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। फिर उस बूढ़े टैक्सी ड्राइवर की लाश को उठाकर अपने अपार्टमेंट की हॉलवे में बनी अलमारी में ठूंस दिया। और यही वो चीज थी जो मिंजी ने देखी थी। जब उसने वो अलमारी खोली तो उसके सामने टैक्सी ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर को मारने के बाद ली ने उसका क्रेडिट कार्ड और मोबाइल भी चुरा लिया। और अगले कुछ दिनों तक ये जो महंगे डिनर, होटल स्टे और गिफ्ट्स वो मिंजी को क्रिसमस पर दे रहा था, वो सब उसी टैक्सी ड्राइवर के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए जा रहे थे। इसके अलावा ली उसी टैक्सी ड्राइवर के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेजेस भेजता रहा ताकि उन्हें लगे कि ड्राइवर अभी भी जिंदा है। फिर ली ने कई बड़े बड़े गुलाब के गुलदस्ते खरीदकर अपार्टमेंट में रख दिए ताकि अलमारी में रखी हुई सड़ती हुई लाश की बदबू छुपाई जा सके। लेकिन ली के राज सिर्फ यहीं तक नहीं थे। ली दावा करता था कि वो साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े और अमीर परिवार से है, जिनके कई शानदार ऊंची इमारतें हैं। लेकिन ये सब झूठ था। ली के पास असल में कोई पैसा नहीं था। वो बस अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार लेता था और फिर उन पैसों को लेकर झूठ बोल देता था
कि उसने ये सब अपनी कमाई से हासिल किया है। और जब साउथ कोरिया की पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की हत्या की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक एक करके ऐसी बातें सामने आने लगी कि सब हैरान रह गए। पहले तो पता चला कि जिस अपार्टमेंट में ली आराम से रहता था वो उसका था ही नहीं। वो अपार्टमेंट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का था, जो कोरिया के एक बार में काम करती थी और जिसकी उम्र करीब 50 साल थी। यहां तक कि जिन 3 बिल्लियों और एक कुत्ते को वो अपना बताता था वो भी उसके नहीं थे, वो सब भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के थे। जब पुलिस ने अपार्टमेंट की थोड़ा और डिटेल में तलाशी ली तो अंदर उन्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के खून के निशान मिले। यहीं से असली हकीकत सामने आई। ली ने न सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या की थी बल्कि उसका अपार्टमेंट अपने नाम पर कर लिया, उसके पालतू जानवर ले लिए, उसका मोबाइल अपने पास रख लिया और कई महीनों तक उसी मोबाइल से उसके घर वालों को मैसेजेस भेजता रहा ताकि सबको लगे कि वो अभी भी जिंदा है। आखिर में पुलिस ने ली को दोनों मर्डर्स के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसने टैक्सी ड्राइवर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों की हत्या करने की बात भी मान ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय पुलिस को ली की चीजों में एक और मिसिंग महिला का मोबाइल मिला। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया कि शायद उसकी गुमशुदगी के पीछे भी ली का ही हाथ है। हालांकि ली इस तीसरी महिला के बारे में कुछ भी मानने से साफ मना करता है और आज तक उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। जब ली के क्राइम्स की खबर टीवी और न्यूज में फैलने लगी तो साउथ कोरिया में ली अचानक बहुत फेमस हो गया और इसकी वजह थी उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखना। न्यूज चैनलों पर जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज चलाते थे जिसमें ली उस टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है तो ज्यादातर लोग बस एक ही बात बोल रहे थे, यार ये तो हद से ज्यादा हैंडसम है, ये तो एक्टर लगता है। किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये वही इंसान है जो थोड़ी देर बाद उसी ड्राइवर का मर्डर करने वाला है। धीरे धीरे ली इतना पॉपुलर हो गया कि एक डर पैदा होने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि ली की फैंस उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिंजी को ही टारगेट कर दे। मतलब उन्हें लग सकता था कि मिंजी की वजह से उनका हैंडसम हीरो जेल चला गया और शायद वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन साउथ कोरिया की पुलिस ने मिंजी की आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से छिपा लिया और इसलिए आज तक माना जाता है कि वो सुरक्षित है। और साफ कर दूं, मिंजी उसका असली नाम भी नहीं है, ये नाम बस उसकी पहचान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर में ली के सारे गुनाह दुनिया के सामने खुल चुके थे। उसकी खूबसूरती की वजह से जितनी चर्चा हुई थी उतनी ही जल्दी लोग ये समझने भी लगे कि उसके पीछे कितनी घिनौनी सच्चाई छुपी थी। कोर्ट ने उसे आखिरकार उम्र कैद की सजा सुना दी। सारी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि बाहर से देखने पर ली एक बिल्कुल चार्मिंग, हैंडसम और नॉर्मल इंसान लगता था, लेकिन उसके भीतर कितनी खतरनाक सच्चाई छुपी थी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो बाहर से सबसे ज्यादा परफेक्ट नजर आते हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।